नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके इस लाइव क्लास के अंदर, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है किशोरावस्था। इससे पहली जो अवस्था है बाल्यावस्था, उस अवस्था को हमने पढ़ लिया। आज जो हम बात करेंगे वो किशोरावस्था की बात करेंगे। आप और हम में से कुछ लोग इस अवस्था से अब गुजर रहे होंगे, इसलिए इस अवस्था के बारे में समझने में आप लोगों को ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हम सभी लोग इस अवस्था से गुजर चुके होंगे, या कुछ गुजर चुके होंगे या कुछ गुजर रहे हैं। तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो चीजें आपके साथ हो रही है उन्हीं चीजों की बातें हम आज करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा साथ साथ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था ये मानी जाती है एक बच्चे के लिए। क्योंकि इस अवस्था से बाल्यावस्था से निकलकर जब वो इस अवस्था में पहुंचता है तो फिर उसके लिए एक संसार अलग ही होता है। उसका संसार, उसके लिए बहुत सी उलझने उसके रास्ते में आती है और उन उलझनों से उसे निकलना होता है। एक स्वतंत्रता, ऐसी एक चीज उसके माइंड में बैठ जाती है कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, मुझे स्वतंत्र रहना है, मुझे कोई रोका टोकी ना हो। अपने माता और पिता के कहने की बातों को वो विश्वास पे नहीं लेता। उसे बाहर की बातें ज्यादा अच्छी लगती है। उसे ये अच्छा लगता है कि मैं जो करता हूं वो ही सब कुछ सही है। तो इसलिए इस अवस्था को हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों, वो कब से कब तक होता है? 12 से 13 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक। यानी 19 वर्ष में ये अवस्था क्या हो जाती है? हमारी पूर्ण हो जाती है। हमारी किशोरावस्था कब तक चलती है? 12 से लेकर 13 वर्ष, या 12 या 13 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक ये अवस्था हमारी चलती है। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रौढ़ावस्था की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, इस किशोरावस्था शब्द को क्या कहते हैं? एडोलसेंस। एडोलसेंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के, ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एडोल्स केयर शब्द से लिया गया है। इस एडोल्स केयर शब्द का अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर ले जाना। परिपक्वता की ओर ले जाना, यानी कि जो हमारा किशोरावस्था जो शब्द है वो हमारे इंग्लिश के अंदर उसको क्या बोलते हैं? एडोलसेंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एडोल्स केयर शब्द से लिया गया है, जिस शब्द का क्या अर्थ होता है एडोल्स केयर का लैटिन भाषा के अंदर? परिपक्वता की ओर ले जाना। बाल्यावस्था के अंदर हम सामाजिकता में एंटर होते हैं, और किशोरावस्था में जाते जाते क्या होता है? किशोरावस्था का जब एंड होता है दोस्तों, तो हमारे अंदर एक परिपक्वता आ जाती है। हमारा मानसिक और शारीरिक विकास के अंदर एक परिपक्वता आ जाती है। यौन गुणों का विकास होता है, यौन ऊर्जा बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है। तो इसलिए क्या होता है कि हम परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए इस शब्द का अर्थ भी क्या होता है? परिपक्वता की ओर ले जाना। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। उसके बाद हम बात करते हैं विशेषताओं की, उपनाम की। देखिए, उपनाम वही है जो हमारे साथ आज तक हुआ है, या हम किशोरावस्था को जो फील किया है हमने, वो ही चीजें होती है। सबसे पहला जो उपनाम हम इसे दे सकते हैं वो क्या है? उलझन की अवस्था। उलझन की अवस्था। अब अपनी किशोरावस्था को आप याद कीजिए कि जब आप लोग किशोरावस्था में थे, या जो है
उनके माइंड में एनी टाइप उलझन रहती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी एक चीज सोच नहीं पाते, कभी भी कुछ भी वो डिसाइड नहीं कर पाते। इसलिए उनके माइंड में क्या चलती रहती है, उलझन चलती रहती है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, उलझन की अवस्था इसे कहा जाता है। दूसरा, इसे दुखी अवस्था भी कहते हैं। इसे दुखी अवस्था भी कहते हैं। दुखी अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था के अंदर जो बच्चा, जो बालक जो होगा या जो किशोर जो होगा, वो हर दम क्या रहेगा, दुखी रहेगा किसी न किसी कारण से। कोई हर बात के अंदर वो एक ऐसी चीज निकाल के लाएगा जो उसे दुख दे रही हो, क्योंकि वो हमेशा क्या उलझन में रहेगा, हमेशा अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचेगा और फ्यूचर के बारे में सोच कर क्या करेगा, दुखी होगा। और एक जो संवेग होता है भय, वो संवेग उसके साथ हमेशा रहता है, क्योंकि उसे भय रहता है कि मैं आगे चलकर क्या करूंगा, समाज में मेरा नाम कैसे होगा, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि समाज के लोग मुझे आदर से देखें। तो इन सब बातों की वजह से इस अवस्था के अंदर किशोर जो है वो दुखी रहता है। तो इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, दुखी अवस्था भी कहते हैं। आगे, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था यानी कि संवेगों के अंदर अचानक से परिवर्तन आएगा। जो संवेग अभी तक अपरिपक्व थे वो संवेग क्या हो जाएंगे, यहाँ पर परिपक्व हो जाएंगे। क्योंकि इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि जो स्टैनली हॉल जो था उसने क्या कहा था कि इस अवस्था के अंदर हमारा मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तीनों तरह का विकास होता है और वो अचानक होता है, उसमें अचानक से परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए मानसिक विकास के अंदर अगर परिवर्तन होगा तो हमारा संवेगात्मक विकास में भी परिवर्तन होगा, हमारे अंदर एक परिपक्वता आएगी, हमारे संवेग जो होंगे वो तीव्र होंगे, अब हम जल्दी से जल्दी एग्रेसिव होंगे। तो इसलिए क्या है कि इसमें संवेगों के अंदर एक परिवर्तन देखने को मिलता है। जो संवेग पहले हमारे नकारात्मक थे वो अब सकारात्मक हो जाएंगे, और जो सकारात्मक थे वो आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि इसमें नकारात्मकता की ओर चले जाएंगे। इसलिए इसमें एक संवेगों का परिवर्तन होता है। फिर इस अवस्था को और क्या कह सकते हैं हम, बसंत ऋतु की अवस्था। बसंत ऋतु की अवस्था, देखिए बसंत ऋतु की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि बसंत ऋतु में क्या होता है कि हमारे मौसम के अंदर अचानक से एक बदलाव आता है, एक हरा भरा मौसम हो जाता है, और हरा भरा हमें सब कुछ एकदम अच्छा या ऐसा लगता है कि ये सब कुछ संसार हमारे लिए है और हम इसके लिए बने हैं। ऐसी ये अवस्था होती है। किशोरावस्था में किशोर के साथ और एक किशोरी के साथ ऐसा ही होता है। वो अपने मन को एकदम खुला रखता है, वो अपने नजरिए को एकदम खुला रखता है। वो कहता है ये पूरा संसार तो मेरे लिए है, मैं कुछ भी कर सकता हूं और मुझे कोई भी रोके ना, मैं कुछ भी करूं। वो स्वतंत्रता चाहता है। जैसे कि बसंत ऋतु के अंदर अचानक से हमें मौसम में परिवर्तन दिखता है, उसी प्रकार से अचानक से एक किशोर के अंदर परिवर्तन हमें इस अवस्था के दौरान देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, स्वर्णकाल। स्वर्णकाल इसलिए कहा जाता है इस अवस्था को क्योंकि ये हमारे जीवन की एक स्वर्ण काल होता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब आप इस अवस्था के दौरान होते हो, यानी कि जब आप परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हो या परिपक्व होने वाले हो, यानी कि कहा जाता है कि 19-20 साल के लड़के को या लड़की को संभाल कर रख लीजिए, अगर उसे गलत संगत में नहीं मत पड़ने दीजिए तो वो जिंदगी भर गलत संगत में नहीं जाएगा कभी भी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अवस्था जो होती है वो डगमगाने वाली अवस्था होती है। इस अवस्था में जो एक किशोर होता है और जो एक किशोरी होगी वो बहुत जल्दी डगमगाएंगे, अपने रास्ते से भटक जाएंगे वो, क्योंकि वो क्या संसार की बातों को सुनते हैं, अपनों की बातें उन्हें ज्यादा अच्छी नहीं लगती। माता पिता कुछ भी कहें वो नहीं मानेंगे, परंतु अगर कोई बाहर वाला कुछ भी कहता है वो उन चीजों को मानेंगे। इसलिए कहा गया है कि जो किशोरावस्था है वो हमारा एक स्वर्ण काल है। आप इस अवस्था को अच्छे से अपने फ्यूचर के लिए रखिए और सही कदम उठाइए। ये अवस्था आपको हमेशा के लिए सुख देगी।
कहा जाता है कि 18 से 19 यानी कि 20-22 साल तक आप मेहनत कर लीजिए। जब तक आप 23 साल के होने वाले हो तब तक आप मेहनत कर लीजिए, आपकी जिंदगी संवर जाती है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अवस्था एक हमारा स्वर्ण काल है जिस पर हमें चलना होता है। पर कुछ लोग इससे हट जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बिछड़ जाते हैं अन्य लोगों से। तो इसीलिए इस अवस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद इस अवस्था को द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था भी कहा जाता है। विकास की अवस्था भी कहते हैं क्योंकि इस अवस्था के अंदर बहुत तेजी से विकास होता है। देखिए, श्रेष्ठावस्था में विकास हमारा बहुत तेजी से हुआ था, शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत तेजी से हुआ, परंतु बाल्यावस्था के अंदर हमारे विकास की जो गति होती है वो बिल्कुल धीमी रह जाती है, अवरुद्ध हो जाता है विकास। और किशोरावस्था के अंदर पहुंचते पहुंचते हमारा विकास क्या है, बहुत तेजी से, यानी कि किशोरावस्था के अंदर हमारे विकास के जितने पहलू होते हैं या जितने पक्ष जो हैं उन सभी के अंदर अचानक से हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। शारीरिक विकास में भी अचानक से परिवर्तन, जनन अंगों का विकास हो जाता है, जनन अंगों का विकास हो जाता है, यौन ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, दाढ़ी मूंछ का आ जाना, ये परिवर्तन हमें अचानक देखने को मिलते हैं। बाल्यावस्था के एंड में ही ये परिवर्तन होने लग जाते हैं। जैसे कि एक ऋतु के अंत के अंदर दूसरी ऋतु के आगमन की परछाई हमें नजर आने लगती है, उसी प्रकार बाल्यावस्था के अंत के अंदर हमें किशोरावस्था की झलक हमें दिखाई देने लग जाती है। तो इस प्रकार अचानक से इस अवस्था के अंदर क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था। उसके बाद इस अवस्था को हम और क्या कह सकते हैं, जीवन का तीसरा महत्वपूर्ण काल। तीसरा महत्वपूर्ण काल। देखिए, तीसरा महत्वपूर्ण काल, पहला महत्वपूर्ण काल हमारा कौन सा था, श्रेष्ठावस्था थी, जिसके अंदर हमारी नींव तैयार हुई, हमारे जीवन की एक नींव तैयार होती है। बाल्यावस्था में उस नींव को आगे बढ़ाते हुए हम क्या चलते हैं, सामाजिकता में कदम रखते हैं। और इस अवस्था के अंदर हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण काल है, इस अवस्था के अंदर हम उस सामाजिकता के अंदर घुल मिल जाते हैं, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। और इस अवस्था में हम जो कदम उठाते हैं वो हमारे साथ जीवन भर चलने वाले हैं, इसलिए इस अवस्था को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है एक व्यक्ति के लिए, एक किशोर के लिए। उसके बाद इस अवस्था को वयसंधि की अवस्था भी कहते हैं। वयसंधि की अवस्था यानी कि क्या होता है इस अवस्था के अंदर, जब इस अवस्था की शुरुआत होती है और बाल्यावस्था का एंड होने वाला है, तो जो किशोरियों के अंदर जो परिवर्तन होते हैं और जो किशोरों में जो परिवर्तन होते हैं, यौन परिवर्तन जिन्हें हम कहते हैं, जनन अंगों का विकास जो हम कहते हैं, वो किशोरियों में सबसे पहले हो जाते हैं और किशोरों के अंदर बाद में होते हैं। जो ये परिवर्तन की अवस्था होती है, बाल्यावस्था के लास्ट के 3 महीने और किशोरावस्था के शुरुआती 3 महीने, ये वयसंधि काल होता है। इसलिए इस अवस्था को क्या बोला जाता है, वयसंधि की अवस्था बोला जाता है। ठीक है। और इस अवस्था में क्या करने लग जाता है किशोर, अमूर्त चिंतन की अवस्था। इसे हम और क्या कह सकते हैं, अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त चिंतन यानी कि हम शुरुआती 2 अवस्थाओं के अंदर क्या कर रहे थे, शेष अवस्था में किसी प्रकार का चिंतन नहीं, माइंड यूज ही नहीं करना, और बाल्यावस्था में आते आते हमारे अंदर एक मूर्त चिंतन आ गया, और इस अवस्था के अंदर यानी किशोरावस्था में आते आते हमारे अंदर अमूर्त चिंतन पैदा हो गया। अब और भी कोई चीजें, और भी अनेकों प्रकार की क्रियाएं इसमें शामिल हो चुकी है। तो इसके साथ साथ क्या है कि इस अवस्था में बच्चा जो है वो अमूर्त चिंतन करेगा। अब जो चीजें उसने नहीं देखी है उन चीजों के बारे में भी वो सोचेगा, सपने देखेगा, वो सोचेगा चीजों के बारे में, सुन लिया फिर उसके बारे में सोचने लगा। तो ये होता है हमारा अमूर्त चिंतन। ठीक है, ये कुछ उपनाम है इस अवस्था के। आपने इसमें पढ़ा कि किशोरावस्था जो उसे क्या कहते हैं, एडोलसेंस। एडोलसेंस जो है हमारे लैटिन भाषा के एडोल्सकियर शब्द से बना है, और एडोल्सकियर शब्द जो है वो परिपक्वता की ओर ले जाना इसका अर्थ होता है।
फिर इसके उपनाम की अगर बात करें तो इस अवस्था को हम उलझन की अवस्था भी कहते हैं, इस अवस्था को हम दुखी अवस्था भी कहते हैं, इस अवस्था में संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी ये होती है, बसंत ऋतु की अवस्था भी इसे कहा जाता है, स्वर्ण काल भी इसे कहा जाता है, द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था भी इसे कहा जाता है, जीवन का तीसरा महत्वपूर्ण काल भी इसे कहा जाता है, और इसे वैसंधि की अवस्था और अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे इस अवस्था के बारे में कुछ आगे। अब हम बात करते हैं इस अवस्था के कुछ एक कथनों के बारे में। देखिए, इस अवस्था में कथनों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे सामने कथन आता है वो है स्टैनली हॉल का। स्टैनली हॉल का, स्टैनली हॉल ने 2 कथन दिए थे। उसमें जो सबसे पहला जो कथन था उसका वो था किशोरावस्था प्रबल दबाव तनाव तूफान संघर्ष की अवस्था है। ठीक है। और दूसरा जो कथन था इसका वो ये था कि किशोरावस्था में मानसिक शारीरिक सामाजिक विकास होते हैं, वह अचानक होते हैं। ठीक है। इसके 2 कथन थे। पहला जो कथन था इसका देखिए कि किशोरावस्था जो है वो प्रबल दबाव, इसमें 3 शब्द है, प्रबल दबाव तनाव तूफान संघर्ष की अवस्था है। आपको याद रखना है कि स्टैनली हॉल ने इस अवस्था को दबाव तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा। ठीक है। इस अवस्था में दबाव रहता है बच्चे के ऊपर अपने पिता माता पिता का, अपने परिवार का कुछ बनने का, तनाव में रहेगा दबाव के कारण, और तूफान एक रहेगा कुछ नया करने का, हर दिन कुछ नया सोचने का, एक तूफान उसके अंदर संघर्ष को अपनी लाइफ के साथ इस अवस्था में करता है, अपनी उलझनों के साथ वो संघर्ष करता है। स्टैनली हॉल ने क्या कहा कि किशोरावस्था प्रबल दबाव तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था है। और किशोरावस्था दूसरे कथन में क्या कहा, किशोरावस्था में मानसिक शारीरिक सामाजिक विकास होते हैं और वह अचानक होते हैं। ठीक है। यहां तक बात समझ में आई कि आपको ये याद रखना है, स्टैनली हॉल की जब बात आ जाती है तो 4 शब्द आपको याद रखने हैं, दबाव तनाव तूफान संघर्ष, दबाव तूफान और तनाव और संघर्ष। ठीक है, ये 4 शब्द। और फिर दूसरी बात, मानसिक शारीरिक सामाजिक विकास होते हैं और अचानक होते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक जो था, किलपैट्रिक ने अपने शब्दों के अंदर इस किशोरावस्था को सबसे कठिन काल कहा। क्या कहा कि किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। क्या है? जीवन का कठिन काल है, यानी कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? हमारा किशोरावस्था है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीवन का सबसे कठिन काल किस मनोवैज्ञानिक ने माना किशोरावस्था को, तो किसने माना?
इस किलपैट्रिक ने माना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हेलो कमेटी। हेलो कमेटी एक मनोवैज्ञानिक था। इसने क्या कहा कि जीवन की सर्वाधिक उलझनों की अवस्था जो है हमारी, वो किशोरावस्था है। क्या? जीवन की सर्वाधिक उलझनों की अवस्था, यानी कि सर्वाधिक उलझनों की अवस्था किसने कहा? हेलो कमेटी ने कहा। यानी यहां तक याद रखिए, स्टैनली हॉल ने क्या कहा कि जो किशोरावस्था है दबाव, तनाव और तूफान और संघर्ष की अवस्था है, और इस अवस्था के अंदर दूसरी कथन की अगर हम बात करें तो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास होते हैं, परंतु वो अचानक होते हैं। फिर किलपैट्रिक ने क्या कहा कि किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। हेलो कमेटी ने क्या कहा? जीवन की सर्वाधिक उलझनों वाली अवस्था जो है वो हमारी कौन सी है? किशोरावस्था है। उसके बाद हम बात करते हैं करो वह करो। देखिए, करो वह करो ने क्या कहा? करो एंड करो का कहना था कि किशोरावस्था वर्तमान शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करती है। जो किशोरावस्था है हमारी, किशोरावस्था क्या करती है? सबसे पहली बात यहां से ध्यान से सुनिएगा, किशोरावस्था जो है वो वर्तमान की शक्ति, यानी कि जो किशोरावस्था के अंदर जो हमने हासिल की है परिपक्वता, उसकी जो पावर है, एक मेन पावर जो हमें प्राप्त हुई है, शारीरिक विकास जो हमारा मजबूत हुआ है, उसकी वजह से जो हमें शक्ति प्राप्त हुई है, यानी कि किशोरावस्था वर्तमान शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करती है। ठीक है, यहां तक याद रखना। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि जो हमारी पावर जो है, हमारी वर्तमान जो शक्ति हमें जो प्राप्त हुई है इस किशोरावस्था से, उसकी वजह से हमारे जो भविष्य में जो हम करने की जो कुछ आशाएं होती है हमारी, उन आशाओं को प्रस्तुत करती है ये अवस्था हमारी, कि हमें फ्यूचर के अंदर आगे क्या करना है। और आप फ्यूचर के बारे में अभी से सोचने लग जाते हो। आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हो, पर प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचते हो। किशोरावस्था में जो एक किशोर जो होता है वो अपने प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचेगा, वो अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचेगा। तो इसलिए क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि वर्तमान शक्ति और भविष्य की आशा को ये अवस्था जो है वो प्रस्तुत करती है। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक कथन और पढ़ते हैं वैलेंटाइन का। देखिए, वैलेंटाइन ने क्या कहा? वैलेंटाइन ने क्या कहा? वैलेंटाइन ने कहा कि ये जो है अवस्था जो होती है हमारी, वो आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म देती है। यानी कि आपराधिक प्रवृत्ति की अवस्था ये कहलाती है। मतलब वैलेंटाइन ने क्या कहा कि किशोरावस्था आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म। देखिए, इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि जो किशोर जो होगा वो बहुत ज्यादा चिंतित रहेगा अपने फ्यूचर के बारे में, निराश होगा अगर उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। किसी ने रोका टोका तो एक निराशा का भाव और एक नकारात्मक सोच उसके माइंड में घर कर जाएगी। उसकी वजह से क्या होता है, कई बार कई किशोर अपने आप अपने संवेगों पर नियंत्रित नहीं कर पाते,
क्योंकि जल्दी से जल्दी हमारे संवेग बाहर निकलते हैं और हम बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। उस गुस्से की हालत में हम कुछ गलत कर जाते हैं और एक अपराधी की प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है, इसलिए इस वैलेंटाइन ने कहा कि हम किशोरावस्था जो है वो एक अपराध की प्रवृत्ति को, अपराध का मतलब ये नहीं हम किसी का मर्डर कर देंगे, अपराध का मतलब ये भी होता है कि आप कुछ गलत कर जाते हो, कुछ भी अपनों के बारे में, कुछ भी ऐसा अपने लाइफ के बारे में अगर गलत सोचते हो या कुछ भी काम ऐसा करते हो जो आपके लिए गलत है या जो समाज के लिए गलत है, वो काम क्या होता है, आपराधिक प्रवृत्ति का होता है, या आपराधिक कहलाता है उसके अंदर व्यक्ति। तो इसलिए वैलेंटाइन ने कहा था कि आपराधिक प्रवृत्ति को ये क्या जन्म देती है, ये अवस्था। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं इस अवस्था की दो सिद्धांत, किशोरावस्था के दो छोटे छोटे सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को हम पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था के सिद्धांत। देखिए, किशोरावस्था के दो सिद्धांत हैं। सबसे पहला त्वरित विकास का सिद्धांत। इसका जो प्रतिपादक था वो कौन था, स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने अपनी पुस्तक कौन सी, एडलसेंस के अंदर इसने क्या कहा कि जो किशोर का, इस किशोरावस्था के अंदर, एक किशोर के अंदर सामाजिक, शारीरिक, मानसिक परिवर्तन होते हैं, वो अचानक होते हैं, त्वरित रूप में होते हैं, एकदम से उनके अंदर त्वरित मात्रा में उनके अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या कहा कि शारीरिक, अभी जो मैंने बताई थी, जो आपको कथन बताया था, वो ही कथन इसने अपनी इस पुस्तक के अंदर कहा था कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास अचानक होते हैं। ये जो बात इसने जो कही थी वो किसमें कही, इस पुस्तक के अंदर कही। एडलसेंस जो पुस्तक थी कि स्टैनली हॉल की, याद रखना कि स्टैनली हॉल की जो पुस्तक थी वो कौन सी थी, एडलसेंस थी। ये जो पुस्तक से जो मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूं, इनको याद रखना, अलग से एक नोटबुक के अंदर अलग से लिख लेना। जितनी भी बुकें हैं, जिस भी मनोविज्ञान की जो बुक है और जो सिद्धांत है, उनको याद रखना है हमें अच्छे से। बुक से प्रश्न आपके लिए 1 या 2 प्रश्न आपको 100% आपके एग्जाम के अंदर मिलेंगे। ये आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जितने भी बुकें हैं हमारे मनोविज्ञान के अंदर, जो मनोवैज्ञानिकों की है, वो हमें याद रहनी चाहिए। तो स्टैनली हॉल की पुस्तक का क्या नाम था, एडलसेंस। और इस एडलसेंस के अंदर इसने क्या कहा कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास अचानक होते हैं एक किशोर के अंदर। ठीक है, ये था हमारा पहला विकास। दूसरा, क्रमशः विकास का सिद्धांत। देखिए, क्रमशः विकास का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था किंग व थॉर्नडाइक। किंग व थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को दिया था। क्या सिद्धांत का क्या नाम था, क्रमशः विकास का सिद्धांत। देखिए, क्रमशः विकास का सिद्धांत का मतलब क्या है कि एक किशोर के अंदर या एक बच्चे के अंदर विकास जो है वो क्रम के अनुसार होगा, एक के बाद एक होगा। जब एक का अंत होने वाला होगा तो दूसरे की परछाई हमें नजर आएगी। इसलिए इस किंग व थॉर्नडाइक ने क्या कहा
कि एक बसंत ऋतु के यानी कि एक ऋतु के खत्म होने के उपरांत या एक ऋतु के स्टार्ट होने से लेकर अंत तक उसके अंत समय में जाते जाते दूसरी ऋतु के आगमन की परछाई हमें नजर आने लगती है। इसी तरह से एक किशोर का विकास क्या होता है, इस अवस्था के अंदर होता है। इसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था अपने आप में जुड़े हुए हैं। किसने कहा यह बात? किंग व थॉर्नडाइक ने कहा। किंग व थॉर्नडाइक ने बाल्यावस्था और किशोरावस्था को एक सा माना। उन्होंने कहा कि ये अपने आप में जुड़ी हुई हैं दोनों, क्योंकि जिस प्रकार एक ऋतु के अंत में दूसरी ऋतु के अगली ऋतु के आने की हमें परछाई नजर आती है, उसी प्रकार बाल्यावस्था के अंत के अंदर किशोरावस्था की परछाई हमें नजर आने लग जाती है। क्योंकि मैंने अभी आपको बता के हटा हूं कि बाल्यावस्था का जब एंड होता है, बाल्यावस्था का जब एंड होता है इस दौरान, उस दौरान हमारे अंदर वह संधि का काल चल रहा होता है। वह संधि का यानी कि बाल्यावस्था के अंत के 3 महीने पहले हमारे किशोरियों के अंदर क्या है, यौन ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। उन्हें जनन अंगों का विकास उनका होना शुरू हो जाता है और किशोरों के अंदर किशोरावस्था के शुरू होने के बाद होने लगता है। इसलिए उस वह संधि काल को भी क्या माना जाता है, पूर्व किशोरावस्था के नाम से माना जाता है। इसलिए इन दोनों ने क्या कहा कि किंग व थॉर्नडाइक ने कि जो किशोरावस्था और बाल्यावस्था है वो अपने आप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये थे इन दोनों के सिद्धांत। यहाँ याद रखना कि देखिए मैंने आपको जो बोल दिया आप नोट कर लीजिए कि आप नोट कीजिए कि एक ऋतु के, इन्होंने जो बात कही थी वो बात नोट कीजिए कि एक ऋतु के अंत समय में अगली ऋतु के आने की परछाई हमें नजर आ जाती है। उसी प्रकार बाल्यावस्था के अंत में हमें किशोरावस्था की परछाई नजर आती है। इसलिए बाल्यावस्था और किशोरावस्था आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। याद समझ में आए दोनों जो 2 सिद्धांत है, याद रखने। आगे सिद्धांत आएंगे, बाल विकास के जो सिद्धांत है वो हम आगे पढ़ेंगे, परंतु ये जो 2 सिद्धांत है वो हमारे सिर्फ किशोरावस्था के सिद्धांत है। पहला त्वरित विकास का सिद्धांत स्टैनली हॉल ने दिया, कौन सी पुस्तक थी उसकी, एडोलसेंस। दूसरा कर्मशीय विकास का सिद्धांत किंग व थॉर्नडाइक ने दिया। याद रखना इनको। उसके बाद हम बात करते हैं विशेषताओं की। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताओं के अंदर सबसे पहली जो विशेषता है किशोरावस्था की वो क्या है कि इसमें याद रखना कि जो किशोर जो है वो पुरुषत्व व किशोरी मातृत्व को प्राप्त करते हैं। किशोरावस्था की जो पहली विशेषता है वो ये है कि किशोर पुरुषत्व और जो किशोरी जो है वो मातृत्व को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी विशेषता लंबाई और विकास में तीव्र वृद्धि होती है। जो किशोरावस्था के अंदर क्या होगा कि हमारी लंबाई जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। ठीक है, जो बाल्यावस्था के अंत में 138.3 सेंटीमीटर थी किशोरों की, वो 161 पॉइंट के समथिंग पहुंच जाती है। इसलिए इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि अचानक से हमें परिवर्तन नजर आते हैं हमारी लंबाई के अंदर, और हमारे विकास के जो संपूर्ण विकास के अंदर भी क्या होता है, अचानक से परिवर्तन होते हैं। फिर बात करते हैं मानसिक शक्तियां। मानसिक शक्तियां कौन कौन सी? चिंतन, कल्पना, दूसरी कल्पना तरंग,
मनन आदि करने लगता है। देखिए, चिंतन का मतलब समझते हो, कल्पना, सोचना, किसी नई चीज के बारे में सोचकर। और कल्पना तरंग क्या होता है? कल्पना तरंग होता है खुली आंखों से सपने देखना, खुली आंखों से सपने देखना। देखिए, इस अवस्था के अंदर आप अपनी किशोरावस्था को याद करके देखिए कि आप लोग क्या है कि इस अवस्था के अंदर खुली आंखों से सपने देखते हो, मतलब कि आप ऐसा कुछ सोचने लग जाते हो कि वो चीज तो मैं बन गया हूं। जो चीज आप सोच रहे हो उसे फील करने लग जाते हो, अपनी खुली आंखों से सपने देखने लग जाते। अब जैसे आप रीट का एग्जाम देने वाले हो, तो अब क्या है, सो रहे होते हो तो अचानक से अपने माइंड में रीट का एग्जाम आ जाता है, फिर आप ये सोचो मैंने इसे पास कर लिया, मैं थर्ड ग्रेड टीचर लग गया। तो इस प्रकार से क्या है, खुली आंखों से सपने देखने का काम कौन सी अवस्था के अंदर होता है? किशोरावस्था के अंदर होता है। उसके बाद देखिए, इन तीनों को मतलब समझिए, किशोर पुरस्तव व किशोरी मातृत्व को प्राप्त करते हैं। उसके बाद लंबाई और विकास में तीव्र वृद्धि होती है। और फिर मानसिक शक्तियां, चिंतन, कल्पना, कल्पना तरंग, मनन। देखिए, इन सभी ये चीजें अपने आप में जुड़ी हुई है। चिंतन का मतलब वो चीजों के बहुत ही चिंतन, मतलब हर चीज के बारे में सोचता रहेगा, एनी टाइम उसके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कल्पना करेगा कुछ नया करने की, यानी कि जो चीज उसके माइंड में चल रही है उस चीज के बारे में कल्पना करेगा कि मैं ऐसा बन गया तो फिर मैं मेरी लाइफ कैसी होगी। इस प्रकार से कल्पना करनी यानी खुली आंखों से सपने देखना। और फिर मनन भी करेगा, यानी ऐसी इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो इस अवस्था के अंदर शुरू हो जाती है। फिर संवेगों में प्रबलता देखने को मिलती है। संवेगों में प्रबलता देखने को मिलती है। जो संवेग अभी अपरिपक्व थे हमारे, वो संवेग अब क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, उनके अंदर प्रबलता आ जाएगी, परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं। अब हमारे अंदर क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। यानी कि क्या है कि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि 16 वर्ष में जाते जाते क्या हो जाए, हम परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है। और वॉटसन ने क्या कहा कि हम 18 वर्ष में जाते जाते क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। 16 या 18 वर्ष की उम्र के अंदर क्या है, हम पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। 16 साल का लड़का या लड़की पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, परिपक्व। उनके संवेगों में क्या, उनका पूर्ण रूप से एक अधिकार जो है वो स्थापित हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में पुण्य, चंचलता देखने को मिलती है। वह मस्तिष्क अस्थिर रहता है। यानी कि क्या होगा, इस अवस्था में चंचलता रहेगी, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, हम कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे नई नई चीजों के बारे में, कुछ नया आविष्कार भी हमसे हो जाएगा इस अवस्था के अंदर। और इस अवस्था में जो मस्तिष्क है वो हमारा अस्थिर रहता है, स्थिर नहीं रहता कभी भी। आप हम कुछ सोच रहे हैं, आगे थोड़ी देर बाद में हम कुछ और सोचने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ हमारे मस्तिष्क में चलता रहेगा। इसलिए इस अवस्था में क्या कहा जाता है कि इस अवस्था में चंचलता तो आ जाती है पुनः, परंतु मस्तिष्क जो है वो बिल्कुल अस्थिर हो जाता है, स्थिर नहीं रहता इस अवस्था के अंदर। अगला, यौन ऊर्जा सक्रिय होती है। यौन ऊर्जा सक्रिय होती है। देखिए, इस अवस्था के बारे में याद रखिए, इस अवस्था में यौन ऊर्जा क्या है, सक्रिय रहती है। हमारी यौन ऊर्जा जो है वो दो अवस्थाओं में सक्रिय रहती है, पहली शैशवावस्था और दूसरी किशोरावस्था। बाल्यावस्था में हमारी यौन ऊर्जा जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय रहती है, यानी कि सक्रिय नहीं होती है। ठीक है। आगे, इस अवस्था के प्रारंभ में रुचियां स्थायी होती है, परंतु अंत में
अस्थायी हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था की शुरुआत में क्या है, हम जो सोच रहे हैं, जो हमें अच्छा लग रहा है, वो चीजें स्थायी है। रुचियां जो होगी हमारी, वो हमारी स्थायी रहेगी। परंतु आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस अवस्था में ज्यादा गहराई तक जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हमारी जो रुचियां है वो दिन प्रतिदिन क्या है, बदलती रहेगी। ठीक है, फिर इस अवस्था में दिव्य स्वप्न और कल्पना तरंग, ये दोनों चीजें होती है। यानी सोते हुए हम सपने देखेंगे अपनी लाइफ के बारे में कि मैं बहुत कुछ बन गया हूं, मेरे पास सब कुछ आ चुका है। खुली आंखों से सपने देखना, कल्पना तरंग, द्वितीय स्वप्न यानी कि सोकर सपने देखना। इस प्रकार से इस अवस्था के अंदर हम करते हैं। ठीक है, फिर आगे यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कुछ और अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, समूह में आगे क्या है, समूह में घनिष्ठ मित्रता देखने को मिलती है। समूह में घनिष्ठ मित्रता यानी कि अगर कोई दोस्त बनाएंगे तो अच्छा पक्का मित्र जो होगा वो बनेगा। घनिष्ठ मित्रता हमें देखने को मिलेगी, और उस घनिष्ठ मित्रता के चलते हुए हमारे अंदर त्याग, बलिदान, समर्पण की भावना विकसित होगी। यानी कि हम कुछ भी अपनी मित्रता के लिए कुछ भी त्याग करने को उतारू रहेंगे। हम कुछ भी कर सकते हैं अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। त्याग बलिदान की भावना जो है वो इस अवस्था के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो अगला, विषम लिंगी आरक्षण रहता है। यानी कि बाल्यावस्था में समलिंगी आकर्षण था, और इस अवस्था में क्या हो जाता है, समलिंगी से विषम लिंगी आकर्षण हो जाता है। स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्रता की भावना यानी कि हर समय इंडिपेंडेंट रहना चाहेगा, कोई भी रोका टोकी उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। आगे, वीर पूजा की भावना, वीर पूजा की भावना यानी कि इस अवस्था के अंदर कोई ना कोई हमारा एक आइडल होगा, हम उस व्यक्ति की क्या करेंगे, पूजा। कोई किसी को भी अपना एक आइडल मानकर अपनी लाइफ में कुछ नया अचीव करने के बारे में इस अवस्था के अंदर सोचता है। किसी को भी यानी कि वो किसी को भी अपना एक आइडल के रूप में मानता है, उस वीर इसकी पूजा करता है, उस वीर की पूजा करता है। कोई भगत सिंह को मानता है, कोई चंद्रशेखर आजाद को, कोई महात्मा गांधी को, कोई किसी को। इस प्रकार से उनके जो आदर्शों को अपनाने की कोशिश इस अवस्था के अंदर की जाती है। आगे, संतुष्टि व प्रेम न मिलने पर निराशा का भाव, ठीक है। संतुष्टि नहीं होगी किसी भी काम से, यानी कि कोई भी काम किया और उस काम से अगर कोई संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई या कोई किसी से प्रेम नहीं मिला तो क्या होगी, निराशा का भाव इस अवस्था के अंदर प्राप्त होगा। उसके बाद में नेतृत्व की इच्छा, नेतृत्व की इच्छा इस अवस्था के अंदर रहती है, या नेतृत्व की भावना इस अवस्था के अंदर क्या होती है, विकसित। यानी लीडरशिप में रहने का काम इस अवस्था के अंदर किया जाता है किशोर के द्वारा या किशोरी के द्वारा। जो लीडर बनता है वो इस अवस्था के अंदर बनता है।
एक अच्छा लीडर जो है वो इस अवस्था में बनता है, क्योंकि उस अवस्था के अंदर क्या होता है, हमारे अंदर एक नेतृत्व की भावना विकसित होती है। ठीक है, ये थी कुछ विशेषताएं। उसके बाद हम बात करते हैं किशोरावस्था के शारीरिक विकास की। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे शारीरिक विकास को करते हैं। अब बात करते हैं हम शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास की, शारीरिक विकास के अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम हड्डियों की। कितनी होती है हड्डियां, कमेंट करके बताइए। दो 206। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लंबाई की। देखिए लंबाई जो है इस अवस्था के अंदर, एक किशोर की लंबाई जो हमने छोड़ी थी कहां, और किशोरियों की लंबाई जो हमने छोड़ी थी कहां पर, किशोर की कितनी 138.3 सेंटीमीटर, किशोरी की 139.2 सेंटीमीटर। कब, इस अवस्था के शुरू में या बाल्यावस्था के अंत में, इस अवस्था के शुरू में या बाल्यावस्था के अंत में, यानी कि 12 से 13 वर्ष की उम्र के अंदर एक किशोर और किशोरी की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, किशोर की 138.3 सेंटीमीटर और किशोरी की 139.2 सेंटीमीटर। और ये जो लंबाई है वो आगे चलकर, यहाँ क्या हुआ था, किशोरी की लंबाई ज्यादा थी, परंतु किशोरावस्था के अंदर जाते जाते किशोरों का विकास ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, किशोर की लंबाई जो है वो किशोरियों से ज्यादा हो जाती है। तो फिर क्या होगा कि इस अवस्था के अंदर अंत में जाते जाते किशोर की जो लंबाई है, किशोर की लंबाई कितनी हो जाएगी, 161.8 सेंटीमीटर, 161.8 सेंटीमीटर। और किशोरी की 151.6 सेंटीमीटर। ठीक है, किशोर की लंबाई कितनी हो जाएगी इस अवस्था के अंत में, 161.8 सेंटीमीटर, 161.8 सेंटीमीटर और किशोरी की 151.6 सेंटीमीटर। ठीक है, रह जाती है क्या, इस अवस्था के अंत में किशोरों की लंबाई किशोरियों से क्या हो जाती है, ज्यादा, परंतु बाल्यावस्था के अंत में किशोरियों की लंबाई किशोरों से क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हृदय की धड़कन। कितनी, 72 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट। ठीक है, और इस अवस्था में और शारीरिक विकास कौन सा होता है, इस अवस्था में संवेगों का विकास बहुत तेजी से होता है। संवेग क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं हमारे। ठीक है, और क्या होगा, इस अवस्था के अंदर जो वजन की हम अगर बात करें, इस अवस्था में एक हमारे अंदर क्या एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, ये जो ग्रंथि है वो हमारी कब, बचपन की शैशवावस्था और बाल्यावस्था में नहीं होती है, होती है शरीर में परंतु सक्रिय नहीं होती है। ये सक्रिय कब होती है, किशोरावस्था में जाने के बाद। किशोरावस्था में जाने के बाद हमारे शरीर के अंदर ये थायराइड ग्रंथि जो है वो सक्रिय हो जाती है। और थायराइड ग्रंथि का काम क्या होता है, हमारी आवाज के अंदर परिवर्तन करना। यानी कि इस थायराइड ग्रंथि के सक्रिय हो जाते ही क्या होगा, किशोरों की जो आवाज है, किशोरों की जो आवाज होगी वो कौन सी हो जाएगी, मधुर से कर्कश हो जाएगी। और किशोरियों की आवाज मधुर हो जाती है।
क्या आवाज के अंदर परिवर्तन करने का काम क्या है, जो थायराइड ग्रंथि करती है, उसकी वजह से किशोरों की आवाज तो क्या हो जाती है, कर्कश हो जाती है, भारी हो जाती है, और किशोरियों की आवाज जो है वो मधुर हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था के दौरान। फिर हम बात करते हैं इस अवस्था के अंदर हमारे मस्तिष्क का जो भार होता है, इस अवस्था में मस्तिष्क का भार जो हमने किसमें पढ़ा था, शेषो अवस्था में 1 किलो 250 ग्राम पढ़ा था, वो अब चलकर कितना हो जाएगा, 1 किलो 400 ग्राम। 1 किलो 400 ग्राम मस्तिष्क का भार, यानी कि अब मस्तिष्क क्या है, हमारी परिपक्व हो चुका है पूर्ण रूप से। टोटल वजन इतना होगा, 1 किलो 400 ग्राम वजन होता है हमारे मस्तिष्क का। उसके अंदर क्या होता है कि उसका 1 किलो 250 ग्राम हमारा शेषो अवस्था के अंदर ही हो जाता है। 1 किलो 300 ग्राम के समथिंग कितना कब हो जाता है, हमारा शेषो अवस्था के अंदर ही हो जाता है। फिर 1 किलो 400 ग्राम हमारा किसमें होता है, शेषो अवस्था के अंदर मस्तिष्क का भार होता है। अब अगर हम बात करें वजन की, देखिए वजन की जब हम बात करते हैं तो वजन के अंदर क्या होता है, इस अवस्था के अंदर जो वजन होगा वो किशोरों में 47.3 किलो, किशोरों में कितना होगा, 47.3 किलो, और किशोरियों में कितना होगा, 43.2 किलोमीटर, सॉरी 2 किलो, 43.2 किलो। यानी कि वजन की जब हम बात करें तो एग्जैक्ट वजन नहीं होता, किसी का ज्यादा भी हो सकता है। इससे ये नहीं है आप ये मान के चलो कि आपको कि सर इतना वजन, तो कोई किसी का तो 50 किलो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इस अवस्था के अंदर। ये ऐसा नहीं होता, किशोरावस्था में ये नहीं है कि हम ये साइकोलॉजी में जो आंकड़े दे दिए उन्हीं के अनुसार ही होगा, ये लगभग के रूप में माने जाते हैं। लगभग इतना वजन एक होता है, इस स्वस्थ व्यक्ति का वजन जो है लगभग ये होगा, इससे ऊपर हो सकता है परंतु इससे कम नहीं माना जाता। यानी कि किशोरावस्था में जो वजन माना जाता है एक स्वस्थ व्यक्ति का, वो 47.3 केजी माना जाता है, और किशोरी का 43.2 केजी माना जाता है। तो ये था हमारा शारीरिक विकास किशोरावस्था के अंदर। देखिए किशोरों की लंबाई, हड्डियों की बात करें तो 206 हड्डियां होती है इस अवस्था के अंदर। अस्थिकरण के कारण हमारी हड्डियां क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, फिर लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई जो है किशोरों की लंबाई इस अवस्था की शुरुआत के अंदर 138.3 सेंटीमीटर होती है, और किशोरियों की 139.2 सेंटीमीटर होती है। फिर हम अगर अंत की बात करें, यानी कि इस अवस्था के अंत की बात करें, तो इस अवस्था के अंत में जो लंबाई है वो किशोरों की हो जाती है 161.8 सेंटीमीटर, और किशोरियों की हो जाती है 151.6 सेंटीमीटर। थायराइड ग्रंथि इस अवस्था के अंदर जाते जाते क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण हमारी आवाज के अंदर परिवर्तन आता है। और इस वजह से क्या होता है कि जो किशोरों की आवाज होती है वो सक्रिय कर्कश हो जाती है, और किशोरियों की आवाज जो होती है वो मधुर हो जाती है। हृदय की धड़कन की अगर हम बात करें तो 72 प्रति मिनट के हिसाब से हृदय की धड़कन धड़कती है, संवेग विकसित होते हैं, और मस्तिष्क के अंदर क्या होता है, वजन जो है वो 1 किलो 400 ग्राम हो जाता है। वजन की अगर हम बात करें किशोरों के अंदर, जो स्वस्थ व्यक्ति का जो किशोर का वजन होता है वो 47.23 केजी होगा, किशोरी का 43.2 केजी होगा। ठीक है, ये था शारीरिक विकास, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बात करते हैं किशोरावस्था के मानसिक विकास। अब देखिए इस अवस्था के बाद हम बात करते हैं अब मानसिक विकास की। किशोरावस्था के अंदर जो मानसिक विकास होता है हमारा, उसके अंदर हमें 2 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली, करो एंड करो ने क्या कहा, करो एंड करो ने क्या कहा कि 16 वर्ष में परिपक्वता आ जाती है। परिपक्वता पूर्ण विकसित हो जाती है। किशोरावस्था 16 वर्ष में पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है। किशोरावस्था में परिपक्वता जो है पूर्ण विकसित कब होती है, 16 वर्ष के अंदर। किसके अनुसार, करो एंड करो के अनुसार। दूसरा, वॉटसन ने क्या कहा, वॉटसन ने कहा कि
16 वर्ष में नहीं, ये जो परिपक्वता आती है वो 18 वर्ष में आती है। 18 वर्ष में परिपक्वता पूर्ण हो जाती है। 18 वर्ष में परिपक्वता पूर्ण हो जाती है। ठीक है, मानसिक विकास में इन दो कथनों को याद रखना है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार परिपक्व जो किशोर होगा वो कौन सी एज के अंदर होगा, तो 16 वर्ष के अंदर हमारे अंदर परिपक्वता पूर्ण होती है क्रो एंड क्रो के अनुसार। और वॉटसन के अनुसार हमारे रूप में हमारे अंदर जो मानसिक विकास की जो परिपक्वता है वो कब पूरी होती है, 18 वर्ष में पूर्ण होती है। इसके अंदर दूसरी और बात कि मानसिक विकास के दौरान क्या है, हमारे अंदर शब्द भंडार की वृद्धि होती है। शब्द भंडार में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, शब्द भंडार में क्या होगी, वृद्धि होगी और अभिरुचियों में परिवर्तन होगा। अगर हमारे अंदर क्या होगी, परिपक्वता आएगी, तो हम परिपक्वता के कारण क्या होगी, हमारी अभिरुचियों में क्या होगा, परिवर्तन होता रहेगा कि हम दिन प्रतिदिन कुछ नया सोचकर फिर नया कुछ करने के बारे में हम सोचेंगे। तो ये था हमारा मानसिक विकास। अब अगर हम बात करें हमारे संवेगात्मक विकास की, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं। संवेगात्मक विकास की बात करें तो संवेगात्मक विकास के अंदर एक किशोर के अंदर भय नामक जो संवेग है वो बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है। इस भय नामक संवेग का क्या है, बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है। और इस सक्रिय रहने के कारण उसे हर जगह क्या लगेगा, भय लगेगा। उसे आने वाले अपने फ्यूचर के बारे में भय रहेगा, क्योंकि इस अवस्था के अंदर क्या है, बुद्धि जो होती है वो बहुत ज्यादा परिपक्व हो जाती है। हमारी संवेगों पर एक नियंत्रण हमारा रहता है, परंतु उन संवेगों की वजह से जो हमारा जो सक्रिय रहता है सबसे ज्यादा संवेग, वो संवेग जो है वो भय होता है। और उस भय के कारण जो संवेग है, जो एक किशोर जो है वो विपत्ति की ओर बढ़ता है। यानी कि उसे ये लगता है कि अब मैं जो भी काम करूंगा वो मेरा गलत होने वाला है, या मुझे इस काम से क्या निराशा ना मिल जाए। निराशा की भय की वजह से वो काम, कई बार क्या होता है कोई किशोर वो काम करता भी नहीं है। ठीक है, तो इस कारण यानी निराशा के डर से उसे भय रहता है कि मुझे ये काम, ये अनसक्सेस होने के डर से, अनसक्सेस होने का भय उसे लगा रहता है। यानी एनी टाइम उसके माइंड में ये चलेगा कि मैं कोई काम अगर करने वाला हूँ, वो काम मेरा सक्सेस नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ये क्या क्यों वाले प्रश्न के अंदर वो गुल में सिमट कर रह जाता है और वो अपने रास्ते से बिछड़ जाता है। जो स्वर्ण काल जो हमने शुरू में कहा था, वो स्वर्ण काल इस भय की वजह से हमारा छूट जाता है। ठीक है, तो संवेगात्मक विकास की अगर जब हम बात करें किशोरावस्था में, तो आपको इतना ही याद रखना है कि संवेगात्मक विकास के दौरान किशोरावस्था के अंदर क्या होता है, बुद्धि परिपक्व होती है, संवेगों पर नियंत्रण रहता है, परंतु इस अवस्था के अंदर भय नाम का एक संवेग जो है वो हमारे साथ एनी टाइम सक्रिय रहता है, जिसकी वजह से हमें एक निराशा महसूस होती है कोई भी काम को करने के लिए। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि की अवस्था है ये, क्या है, संवेगात्मक बुद्धि की अवस्था। संवेगात्मक बुद्धि की अवस्था। ठीक है, ये था हमारा संवेगात्मक। यहां तक इतनी ही बात याद रखनी है, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा कुछ प्रश्न अगर इस तरह से आ भी जाता है संवेगात्मक विकास से। देखिए, संवेगात्मक विकास और सामाजिक ये जो विकास जो है, इन विकास को हम जब सिद्धांत पढ़ेंगे बाल विकास के, उनके अंदर हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक सिद्धांत की जो प्रश्न जो आते हैं वो इन संवेगात्मक या सामाजिक, अगर कोई पक्ष से प्रश्न पूछा जाएगा तो वो सिद्धांतों से पूछा जाता है। और सिद्धांत जब हम जिन पियाजे का सिद्धांत, कोलबर्ग का सिद्धांत, ठीक है, जब हम ब्रूनर का सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तो उनके अंदर, उनकी अवस्थाओं के अंदर क्या है कि इन सभी की चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो यहां तक आपको इतना ही याद रखना है कि भय नाम का संवेग होता है जो सक्रिय रहता है, जिसकी वजह से उससे निराशा का भाव बना रहता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक विकास की। सामाजिक विकास की, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सामाजिक विकास को पढ़ते हैं। देखिए, सामाजिक विकास के अंदर क्या होता है,
इस अवस्था के अंदर सामाजिक परिपक्वता आ जाती है। एक किशोर के अंदर सामाजिक परिपक्वता, और सामाजिक परिपक्वता के कारण क्या होता है, उसमें नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। नेतृत्व क्षमता क्या होती है, विकसित होती है इस अवस्था के अंदर। उस नेतृत्व की वजह से क्या होता है, उसमें त्याग बलिदान और त्याग बलिदान की भावना जो है, स्वावलंबी बनने की जो भावना है और स्वतंत्र रहने की जो भावना है और त्याग की भावना है, बलिदान की भावना है, ये सब चीजें क्या है, सक्रिय हो जाती है एक सामाजिक विकास के दौरान इस अवस्था के अंदर। इस अवस्था में सामाजिकता का गुण यही है, सामाजिकता की पहचान यही होती है कि इस अवस्था के अंदर जो होगा, जो किशोर होगा, वो बलिदान करने के लिए, त्याग करने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए, यानी कि वो अपने आप को इतना परिपक्व दिखाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे रोको टोको नहीं, मुझे एक स्वतंत्रता दे दो या इंडिपेंडेंट रहने दो। फिर उसमें क्या, माता पिताओं के रोकने टोकने से, उसे अभिभावकों के रोकने टोकने से वो अपने आप को क्या करने लग जाता है, अनुभवहीन अपने आप को महसूस करने लग जाता है। इस अनुभवहीनता के कारण उसके अंदर नकारात्मक भाव पैदा होते हैं और वो नकारात्मक भाव उसे समाज में एक आपराधिक प्रवृत्ति का बनने के लिए क्या कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। ठीक है, इस अवस्था के अंदर सामाजिकता का एक और गुण है, वो ये है कि लिंग चेतना की अवस्था भी कहते हैं, लिंग चेतना की अवस्था भी कहते हैं। उपनाम में भी लिख लेना ये चीज, किसे लिंग चेतना की अवस्था भी कहते हैं। फिर बात आती है राष्ट्रीय समाज सेवा की भावना रहती है इसके अंदर। क्या रहती है, राष्ट्रीय समाज सेवा की भावना, यानी कि उसमें राष्ट्रीयता को लेकर, यानी कि देश को लेकर, अपने देश को लेकर एक देशभक्ति की भावना जो होगी, वो इस अवस्था के अंदर एक किशोर के अंदर रहती है। तो ये था दोस्तों, आज जो हमारी किशोरावस्था है वो हमने कंप्लीट पढ़ ली है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारी क्लास होगी मनोविज्ञान की, उस क्लास के अंदर हम बाल विकास के सिद्धांतों की बात करेंगे। हम जितने भी बाल विकास के सिद्धांत है उन सिद्धांतों को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ये बाल विकास टॉपिक क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हमने रीट लेवल फर्स्ट किया, रीट लेवल सेकंड के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो उनके सिलेबस भी मनोविज्ञान के अंदर जो पहली यूनिट थी वो कंप्लीट हो जाएगी। 3 सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को पढ़ने के बाद हमारी बाल विकास यूनिट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो, ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ में आया अब तक जो आपको जितनी 5 या 6 क्लास जो हमारी हुई है उस क्लास के अंदर कितना समझ में आया, मुझे कमेंट करके एक बार बताइए। अगर कोई डाउट है वहां तक तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप कोई भी अपना डाउट है जो क्लियर कीजिए। डाउट के साथ हम अगली यूनिट में नहीं पहुंचना चाहते, डाउट को यहीं खत्म करना है हमें, उसके बाद हम अगली यूनिट के अंदर पहुंचेंगे। तो दोस्तों जो भी डाउट हो वो मुझे बताइएगा, और अगर क्लास फिर भी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। कोई दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ में आया वो आज की क्लास के अंदर तो कमेंट करके बताइए। तो धन्यवाद दोस्तों।